का स्वागत है। मैं हूं आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पर अब सब के सब दर्द से कराह रहे हैं। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की हालत गंभीर है और सब ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अस्पताल में जख्मी पड़े इन लोगों की ये तस्वीरें धौलपुर जिला अस्पताल से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये जख्मी हुए सभी लोग सैपऊ थाना के भीमनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। सोमवार की देर रात ये सभी जमीन को लेकर आपस में भिड़ गए। पहले तो इनके बीच कहासुनी हुई और फिर इन लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक ये खूनी जंग होती रही और जब लोग बेहोश होकर गिरने लगे तब जाकर लड़ाई बंद हुई। बाद में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जख्मी हुए लोगों में 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गौर से देखेंगे तो आपको इस मकान के टूटे हुए हिस्से साफ साफ नजर आएंगे। कहीं दीवारें दरक गई हैं तो कहीं टाइल्स निकल गई हैं और ये सब हुआ है आसमान से आफत बनकर गिरी बिजली की वजह से। आसमानी बिजली के कहर की ये तस्वीरें चूरू के सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 23 की हैं। यहाँ मीनाक्षी सोनी के घर की छत पर बने टावर के पिलर पर सोमवार को अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से पिलर को नुकसान तो पहुंचा ही, साथ ही घर में बिजली के उपकरण भी खराब हो गए। हालांकि गनीमत यही रही कि घर के सभी लोग सुरक्षित हैं। मीनाक्षी सोनी के घर पर गिरी बिजली के अलावा जाजोदिया स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 32 में भी एक मकान पर बिजली गिरी है। इस मकान पर बिजली गिरने से मकान में दरारें पड़ गई हैं। हम लोग घर पर ही थे, जोरदार धमाके के साथ बिजली गिरी टावर पर, जहां पर बालाजी की झंडी लगी हुई है। उस टावर को चीरते हुए सर जो ये स्विच वगैरह हैं उनको उखाड़ती हुई वो बिजली नीचे तक चली गई। लाइट चमकी बहुत फोक से, वो तार जैसे शॉर्ट होते हैं वैसे 2 बार शॉर्ट हुआ है और वो बिजली मेरे मकान के सामने मनीषा मैडम रहती है उनके ऊपर पिलर पे जाके गिरी है। वहाँ पिछले कई दिनों से इस सड़क का यही हाल है। गाड़ी वाले तो किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों और बाइक चला रहे लोगों को इस गंदे पानी की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क पर भरे गंदे पानी की ये तस्वीरें भरतपुर के उज्जैन से आई हैं, जहां के राजकीय महाविद्यालय के मेन गेट पर गंदगी का ढेर और जल भराव की समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है। इस जल जमाव की वजह से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और पिछले कई दिनों से इस समस्या से निजात पाने के लिए वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। हालांकि अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है और नायब तहसीलदार ने यहाँ का निरीक्षण कर लोगों को ये भरोसा दिया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। समस्या तो देखो सामने है, दिख रहा है। वैसे ये सीसी रोड है तो यहाँ थोड़ा नीचा हो गया है, नालियों में पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। तो इसके संबंध में मैंने पहले भी ईओ साहब से बात कर ली है। अब दोबारा एक बार उनको फोन करके बताऊंगी और जो भी संभव कोशिश होगी इसको पानी को निकलवाया जाएगा और हर संभव कोशिश की जाएगी कि समस्या का निदान। हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में लोक देवता गोगा जी के मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और इस भीड़ की वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि कभी भी कोरोना विस्फोट हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से गोगा जी का मंदिर भक्तों के लिए बंद है। इसके बावजूद यहाँ मेले में रोजाना पूरे प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा से हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने में पुलिस प्रशासन और देवस्थान विभाग की तरफ से पहले तो कई दावे किए गए थे, लेकिन अब इन दावों की हवा निकल रही है। आपको बता दें कि मेले में बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बैरिकेड्स लगाकर पुलिस जाब्ता लगाने की बात कही थी, लेकिन श्रद्धालु अब भी बेरोक टोक गोगाजी मंदिर तक पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से गोगा मेड़ी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि गोगा मेड़ी में सफाई के लिए देवस्थान विभाग लाखों रुपए का बजट भी उठाता है। एक कमरे में एक दूसरे से सटकर बैठी इन महिलाओं को देखिए। ये नजारा है टोंक के उनियारा उपखंड में हो रहे महिला बाल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जहां प्रशिक्षण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। सामाजिक दूरी और मास्क जरूरी की बात भूल जाइए, खुद प्रशिक्षण दे रही मैडम ने मास्क नहीं लगाया था। पूछने के बाद झेपते हुए मुंह को दुपट्टे से ढकने लगी।
मैडम ये बताएं, आज आपने जो ट्रेनिंग रखी है तो इसमें न तो आपने मास्क लगाया है न आपके किसी कार्यकर्ता ने मास्क लगाया है, तो क्या इस तरीके से मीटिंग होगी क्या? सरकार ने तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है, लेकिन टोंक के ककोड़ सेंटर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुई लापरवाही पर प्रशिक्षण दे रही मैडम सफाई देने में जुटी रही। जो लोग इस सड़क पर उतरकर नारे लगा रहे हैं वो आम लोग नहीं, बल्कि झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत सरकारी बाबू हैं। ग्रेड पे समेत कई मांगों को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे हैं और अपनी मांगों के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से पहले इन कर्मचारियों ने मोरक्का कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली भी निकाली है और ये भी कहा है कि ये लोग 15 सितंबर को जयपुर में होने वाली महारैली में भी शामिल होंगे। और 15 सितंबर को हम जयपुर में कूच करेंगे, सभी डिपार्टमेंट उसमें जाएंगे। शिक्षा विभाग है, चिकित्सा है और हमारे कलेक्ट्रेट है, रेवेन्यू के जो भी हैं और सारे जितने भी मंत्रालय कर्मचारी जिले के बाबू हैं वो सारे जयपुर जाएंगे। इन कर्मचारियों का कहना है कि सचिवालय के कर्मचारियों के समान ही इनका वेतन भी होना चाहिए। एक दिव्यांग दबंगों के अत्याचार और सिस्टम की बेरुखी से इस कदर तंग आ चुका है कि अब खुद के लिए मौत मांगने को मजबूर है। मैं परेशान कर दियो, प्रशासन मेरे को और कब्जा दिया है। स्टे अजमेर से बहुत जाता हो कि रास्ता में क्या करने तैयार हूँ, मैं मजबूर हूँ। और ये आज कलेक्टर ने एप्लीकेशन देवाए हूँ कि रास्ता में क्या करूँगा। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर यह दिव्यांग शख्स अपनी पत्नी के साथ जहर की पुड़िया लेकर पहुंच गया। कलेक्टर से अपना दर्द बयां करते हुए इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। इस बेबस शख्स का नाम महेश कुमावत है और ये गूढ़ागौड़ जी के पणजी का बास का रहने वाला है। महेश के मुताबिक उसकी जमीन और मकान पर दबंगों की नजर है। दबंग उसे लगातार परेशान कर रहे हैं, वहीं पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही है। थाना में 2-3 बार चोरी करवाती थी, कोई सुनाई नहीं है। भाग जाए यहाँ से, थानेदार भी यही बोलता है कोई तेरा मकान नहीं, तोड़ फोड़ सब करवा दिया, मेरा बर्तन बांटा सब ले गया। अब कोई उपाय नहीं है मेरे पास, अब आत्महत्या में तैयार हूँ। कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनता जा रहा है। सोमवार शाम 4 बजे तक प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को इसके लिए बधाई भी दी और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोरोना प्रबंधन के बाद वैक्सीनेशन में भी नजीर पेश की है। आपको बता दें कि सोमवार शाम तक प्रदेश भर में 5 करोड़ 14,95,402 लोगों में से 3 करोड़ 73 लाख लोगों को पहली और 1 करोड़ 27 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। उदयपुर के मालखाने के बाहर जमा मुस्तैद पुलिस वालों की इस टीम को देखकर अंदाजा हो गया होगा कि कुछ खास होने वाला है। दरअसल पुलिस वालों के साथ सीजीएसटी की टीम यहां पर वो गोल्ड कलेक्ट करने आई थी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तौलने के लिए रखा गया था। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार देर रात 64.6 किलो सोना सीजीएसटी के हवाले कर दिया गया है। सीजीएसटी को सोना सौंपने की प्रक्रिया के दौरान अजीब और गरीब जानकारी भी सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री को तौलने के लिए 56 किलो 800 ग्राम सोना रखे जाने की एंट्री थी, लेकिन जब सीजीएसटी के हवाले करते समय इसका फिर से वजन किया गया तो ये 67 किलो 800 ग्राम निकला। इस सोने की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए है। कार्रवाई के दौरान सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि सोने के वजन में 3 किलो 200 ग्राम के सोने के एक बिस्किट का नंबर दस्तावेजों पर लिखे नंबर से अलग है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने 3 किलो 200 ग्राम सोने का बिस्किट सीजीएसटी को सुपुर्द नहीं किया है। सीजीएसटी की टीम करीब 32 करोड़ रुपए कीमत का 64 किलो 600 ग्राम सोना ही अपने साथ ले गई है। अद्भुत और अद्वितीय है ये कलाकारी। अब तक आपने तस्वीर बनाने के लिए किसी कलाकार को पेंट ब्रश, स्केच, ऑयल पेंट और वैक्स और कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल करते देखा होगा, लेकिन झुंझुनू के रहने वाले इकबाल खान रंग भरने के लिए कपड़ों की कतरनों का इस्तेमाल करते हैं। दूर से देखने पर किसी को यकीन नहीं होता कि इन पेंटिंग्स में कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है,
लेकिन सच तो ये है कि इन्हें पेंट नहीं बल्कि कपड़ों की कतरनों से जीवंत किया गया है। निजी स्कूल में पढ़ाने वाले इकबाल खान झुंझुनू के गुड़ागौड़जी के रहने वाले हैं और पिछले 13 साल से कपड़ों की कतरनों से तस्वीरें बना रहे हैं। इन 13 साल में वो 80 से ज्यादा तस्वीरें बना चुके हैं। इकबाल का कहना है कि कपड़ों की जिन कतरनों को बेकार फेंक दिया जाता है वो उन्हीं कतरनों के इस्तेमाल से तस्वीरें बनाते हैं। तस्वीर बनाने के लिए इकबाल खान रोजाना 5 से 6 घंटे काम भी करते हैं। बचपन से शौक था पेंटिंग करने का। जब मेरा जयपुर आना जाना था तो बड़े बड़े कलाकारों की जो पेंटिंग्स देखता था, एक्रिलिक में, ऑयल पेंट में, वाटर कलर में, तो उनके जैसा बनाने का मैं बहुत कोशिश करता था, प्रयास करता था, लेकिन मैंने इतना समय बिगाड़ा कि मेरे से नहीं बन सकती थी। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। गुजरात के सौराष्ट्र में सोमवार को हुई भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। राजकोट और जामनगर में नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से गुजरात का हाल इस कदर खराब है कि वहां बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। जामनगर और राजकोट में तो लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली गई है। राजकोट के कलावाड़ और जामनगर जिले के जाम जोधपुर में कार बहे जाने की अलग अलग घटनाओं में 1 महिला और 2 लोगों की मौत हो गई है। बारिश की वजह से जामनगर और कलावाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा भी बह गया है, जबकि जामनगर, अमरेली और पोरबंदर में भी स्टेट हाईवे पर आवाजाही रुक गई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में होने वाली जोरदार बारिश ने शहरों की सूरत बदल दी है। नासिक में तो इतनी बारिश हुई है कि शहर के कई हिस्सों में कमर तक पानी जमा हो गया है। तस्वीरों में दिखा कि वहां के कई मशहूर मंदिर आधे से ज्यादा पानी में समा गए और कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि मंदिरों को देख पाना तक मुश्किल हो गया। सारे शहर में बरसाती पानी नदी की तरह बहता नजर आया। एक शिव मंदिर का नजारा तो ऐसा था कि वहां सिर्फ त्रिशूल ही पानी के बाहर दिखाई दिया, बाकी सब पानी में पूरी तरह से समा गया। गोदावरी नदी में अचानक बढ़े जल स्तर ने दूसरे शहरों से आए लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। वहां पूजा पाठ करने जुटे लोगों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिसकी वजह से परेशानियां दोगुनी हो गई हैं। आपको बता दें कि नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और बारिश की वजह से कई शहरों में हालात काबू से बाहर भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी एक लड़की से उसका मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और फिर वहां देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच वो आरोपी हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर में वहां कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ थाने ले गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 2 पुलिस वालों ने चोरी के आरोपी की थाने में जमकर पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया है कि एक आदमी ने अपने ही बेटे पर चोरी का आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और उसे बुरी तरह पीट दिया। थाने से आई तस्वीरों में 2 पुलिस वाले आरोपी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते दिखाई दिए। हालांकि उसने कई बार उनसे माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन उन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में जब ये वीडियो सामने आया तो उन दोनों पर कार्रवाई की गई। अमरजीत यादव और सुनील राजभर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खबर है कि आरोपी अपने ही घर में चोरी कर जुआ खेलता था, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान थे और उसकी जुए की लत छुड़ाने के लिए उन्होंने उसके खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जमीन के विवाद पर 2 पक्ष एसडीएम के दफ्तर के बाहर ही आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि वो लोग इस विवाद को सुलझाने के लिए ही अधिकारी से मिलने वहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वो लोग हाथापाई पर उतर आए। इस लड़ाई में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। लड़ते लड़ते कुछ लोग तो जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने मारपीट जारी रखी। इस दौरान एसडीएम के दफ्तर में अपने अपने काम से आए लोग तमाशबीन बने रहे।
तमाशबीन में से ही किसी ने मारपीट की इस वारदात का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि काफी देर तक मारपीट होते देख कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराने की कोशिश की, तब जाकर उनकी लड़ाई खत्म हुई। मध्य प्रदेश के शाजापुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ लोगों ने बीच सड़क पर ही एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया है कि वो लड़का मोहल्ले की एक लड़की के साथ घर से भाग गया था, जिस पर विवाद बढ़ा, लेकिन बाद में उन दोनों के परिवार वालों ने समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए, लेकिन इतने से लड़की के घर वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने उस लड़के की पिटाई कर दी। लड़की के घर वालों ने बीच सड़क पर लड़के को पकड़ लिया और उस पर लात मुक्के चलाने लगे। इस हंगामे को देखकर वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं माने। उन्होंने काफी देर तक उसकी पिटाई की। बाद में दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अगर कोई अन्य धारा भी बनती होगी तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पास हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक दुकानदार ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक हथियारबंद लुटेरे को खाली हाथ ही दबोच दिया और उसकी इस बहादुरी की गवाही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने भी दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ नजर आया कि 3 नकाबपोश लुटेरे दुकान में दाखिल हुए, जिनके हाथ में पिस्तौल भी मौजूद थी। लुटेरों ने उसे धमकाकर सारे पैसे लूटने चाहे, लेकिन दुकानदार की समझदारी ने नहले पे दहले का काम किया। एक बंदे को मैंने पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे हाथ पे रिवॉल्वर मार के मेरे हाथ से हाथ छुड़ा के भाग गए। दुकान से दुम दबाकर भागे लुटेरों को पकड़ने के लिए इस शख्स ने छलांग मारकर उनका पीछा भी किया और आखिरकार उनमें से एक को दबोच लिया। जैसे ही वो पकड़ में आया, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो साथी हैं उनके बारे में आइडेंटिफाइड हो गए हैं और जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया। दुकानदार ने दावा किया है कि इस वारदात में उसे तकरीबन 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 11वीं में पढ़ने वाले शाश्वत ने कमाल का काम किया है। शाश्वत ने दिव्यांगों के लिए बेहद कम लागत में प्रोस्थेटिक यानी आर्टिफिशियल हाथ बनाकर कमाल कर दिया है। इस आर्टिफिशियल हैंड के जरिए शाश्वत मिश्रा ने दिव्यांगों को उम्मीद की एक किरण भी दे दी है। शाश्वत का कहना है कि ये नकली हाथ बेहद हल्का है, महज 200 ग्राम का, और इसकी दूसरी यूएसपी है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इंसान के हाथ की तरह ये हाथ भी कोहनी से मुड़ सकता है, इसकी उंगलियां भी मुड़ सकती हैं और इसी वजह से इसकी पकड़ भी बेहतरीन है। ये नकली हाथ कितने कमाल का है, चौथी क्लास में पढ़ने वाली किरण ये बताते हुए नहीं थकती। आर्टिफिशियल हाथ ने उसकी असली हाथ की कमी पूरी कर दी है। एक शाश्वत भाई हैं, उन्होंने मुझे ये हाथ दिलाया और इसमें मैं सारी चीज उठा सकती हूँ। अपनी खासियतों के बावजूद ये नकली हाथ काफी सस्ता भी है और मजबूत भी। शाश्वत मिश्रा ने बताया कि इसे बनाने में कुछ दिक्कतें तो आई, लेकिन मेहनत रंग लाई और अब तो वो रोबोटिक हाथ बनाने में लगे हैं। robotic arm or you can say a bionic arm which will be controlled by human brains and neurons. शाश्वत का कहना है कि वो जिस आर्टिफिशियल हैंड पर काम कर रहे हैं वो काफी एडवांस्ड होगा और उसमें सेंसर भी होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका के ओहायो से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक मकान में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस मकान में आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया है। हाँ, इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। मौके पर पहुंचते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस मकान में लगी आग को बुझाने में जुट गए तो पुलिस ने एहतियातन आसपास के दूसरे मकानों को खाली करा लिया। इस मकान में लगी आग इतनी विकराल थी कि घर के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और घर के अंदर ही झुलसने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस घर में लगी आग को कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझा तो दिया, साथ ही इस मकान में लगी आग को दूसरे घरों तक पहुँचने से भी रोक लिया, लेकिन वो इस घर के 5 लोगों को नहीं बचा पाए। थाईलैंड के पटाया में एक इंडियन नाइट क्लब में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि कोरोना की वजह से बंद पड़े इस क्लब में एक धमाके के बाद आग फैली और उसने देखते ही देखते 3 मंजिला क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में पूरी इमारत लपटों से घिरी नजर आई। आग और उससे निकलने वाले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया,
लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि उन पर पानी की बौछारें भी बेअसर होती दिखी। आग बुझाने के लिए वहां 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को तैनात किया गया, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। काफी देर की मेहनत के बाद दमकल कर्मी किसी तरह इमारत के अंदर घुस पाए। बाद में आग को बुझा दिया गया, लेकिन इस घटना में क्लब को भारी नुकसान पहुंचा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।